फिल्म की शुरुआत सर्दियों के मौसम में अंटार्कटिक महासागर से होती है। एक बहुत बड़ा जहाज बर्फ से जमे हुए समुद्र में फंसा हुआ है। जहाज का कैप्टन और उसकी टीम कोशिश कर रहे हैं कि जहाज और उसमें सवार सभी लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बर्फीली और तूफानी रात में सबको अचानक किसी आदमी की चीख सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर के साथ उसकी ओर दौड़ता है। वहां पहुंचकर वो आदमी उनसे गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे यहां से ले जाओ या फिर मार डालो, मुझे यहां तड़पने के लिए मत छोड़ो। उसकी हालत बहुत खराब देखकर कैप्टन उसे जहाज पर ले आता है, लेकिन जैसे ही वे उसे जहाज पर लाते हैं तभी एक भयानक मॉन्स्टर जहाज के पास आ जाता है। वो दरअसल उसी आदमी के पीछे पड़ा हुआ था। दूर से बस उसके डरावने हाथ और लंबी टेंटिकल्स यानी कि सूंडें दिखती हैं। जैसे ही वो जहाज के पास आता है वो सीधे जहाज के लोगों पर हमला कर देता है। सब लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तब एक सैनिक एक मिनी रॉकेट जैसी बंदूक से उस पर फायर करता है। मॉन्स्टर मरता नहीं, बस नीचे समुद्र में गिर जाता है। गुस्से में आकर वो जहाज को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे जहाज को बहुत नुकसान होता है और सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। ये देखकर कैप्टन ऊपर से मॉन्स्टर के पास की बर्फ पर जोर से वार करता है। बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर बर्फीले पानी में डूब जाता है। सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। सुबह होती है। कैप्टन उस आदमी के पास जाता है जिसकी पिछली रात उन्होंने जान बचाई थी। वो उससे पूछता है, ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? ये सुनकर वो आदमी धीरे से अपनी कहानी बताने लगता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम एक 12 साल के लड़के विक्टर को देखते हैं। वो एक मशहूर साइंटिस्ट का बेटा है। विक्टर भी चाहता है कि वो अपने पिता की तरह एक बड़ा साइंटिस्ट और डॉक्टर बने। बहुत मेहनत के बाद वो सच में बहुत छोटी उम्र में साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन एक दिन जब उसकी मां मर जाती है तो विक्टर को बहुत झटका लगता है। वो गुस्से में अपने पिता से कहता है, इस साइंस का क्या फायदा जब हम अपनी मां को ही नहीं बचा पाए। उसके पिता समझाते हैं, किसी इंसान को दोबारा जिंदा करना हमारे बस की बात नहीं है। यहीं से विक्टर की जिंदगी बदल जाती है। अब उसका एक ही मकसद रह जाता है, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। वो ठान लेता है कि वो ऐसा तरीका या फॉर्मूला ढूंढेगा जो उसके पिता भी नहीं खोज पाए थे। सीन वापस वर्तमान समय में आता है। वो मॉन्स्टर जो पानी में डूबा था फिर से समुद्र से बाहर निकल आता है। हैरानी की बात यह है कि इतने ठंडे पानी में रहने के बावजूद उसे जरा भी ठंड नहीं लगती। फिर सीन फिर से अतीत में चला जाता है, जहां विक्टर अपनी कहानी आगे बताता है। विक्टर लगातार अपने आइडिया पर काम करता रहता है। इंसानों को फिर से जिंदा करने का तरीका खोजता रहता है। साल बीत जाते हैं। जब वो 30 साल का होता है तो आखिरकार उसे बिजली की मदद से इंसानी शरीर के अंगों को दोबारा जिंदा करने का तरीका मिल जाता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने एक बिजनेसमैन की मीटिंग में जाता है। वहां सबको दिखाता है कि उसने एक मशीन की मदद से आधे इंसान को जिंदा कर दिया है। ये देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि विक्टर भगवान को चुनौती दे रहा है और खुद को भगवान समझने लगा है। सब उसे गालियां देते हैं और कहते हैं कि वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट बंद करे। लेकिन विक्टर नहीं रुकता। वो एक गेंद उस ह्यूमनॉइड की तरफ फेंकता है और सब हैरान रह जाते हैं जब वो ह्यूमनॉइड गेंद पकड़ लेता है और बोलने लगता है। सब डरकर विक्टर को वहां से निकाल देते हैं। कोई भी उसके रिसर्च में पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। विक्टर उस जीव को तड़पता छोड़कर चला जाता है। लोग उसके रिसर्च से डर गए थे। उनका मानना था कि ये रिसर्च अगर दुनिया को पता चली तो कोई नहीं मरेगा और इंसान धरती पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। निराश विक्टर चला जाता है। तभी एक अमीर बिजनेसमैन उससे मिलने आता है। उस बिजनेसमैन के पास सब कुछ था, पैसा, कंपनी, शोहरत, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत छोटी रह गई थी क्योंकि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। वो विक्टर से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी बढ़ाने का तरीका चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए, पैसा, जगह, मशीन, सब मिलेगा, बस तुम अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो और बाद में मेरी जान बचाना। विक्टर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है और ये खुशखबरी सुनाता है कि अब उसके पास अपनी खुद की लैब बनाने का मौका मिल गया है। विलियम उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं विक्टर की मुलाकात विलियम की पत्नी एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ उसे समझाती है, साइंस और भगवान के बीच बहुत पतली लाइन होती है। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करो, खुद को भगवान मत समझना। अब विक्टर एक दूर जगह चला जाता है जहां कोई उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में न जान सके। वहां वो एक बड़ी हवेली में अपनी लैब बनाता है। वो 2 बड़े चांदी के एंटीना मंगाता है क्योंकि उसे पता था कि एक इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए।
जितनी उस वक्त कोई मशीन पैदा नहीं कर सकती थी। उसका प्लान था कि ये एंटीना बिजली इकट्ठा करेंगे और उसी से वो अपने बनाए हुए इंसान को जिंदा करेगा। विलियम और एलिजाबेथ दोनों ने उसकी मदद की। उन्होंने लैब तैयार करवाने में उसका साथ दिया। लैब तैयार होने के बाद विक्टर ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तब एलिजाबेथ ने कहा, ऐसे नहीं होगा, शुरू से सोचो, इसे अपने जैसा बनाओ। विक्टर ने उसकी बात समझी और एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू किया। उसने अपने शरीर की हरकतों को देखकर ह्यूमनॉइड के ढांचे में तार लगाए ताकि वो हाथ पैर हिला सके। उसने इंसान की हड्डियां, मांसपेशियां और नसें जोड़कर एक पूरा शरीर बना लिया। अब उसे अंगों की जरूरत थी। उस वक्त युद्ध चल रहा था, तो उसने युद्ध के मैदान से लाशें उठाई और उनके अंग लेकर उस ह्यूमनॉइड में जोड़ दिए। ये काम बहुत डरावना था। उसने अलग अलग लाशों से अंग लिए, किसी की आंखें, किसी की नाक, और उन्हें जोड़कर एक पूरा इंसान जैसा शरीर बना लिया। जब वो शरीर पूरा हो गया तो उसने उसका नाम फ्रैंकेनस्टीन रखा। विक्टर ने उसके दिल को एक पावर मशीन से जोड़ा जो बिजली से उसे जिंदा कर सके। अब बस तूफान का इंतजार था ताकि बिजली एंटीना पर गिरे और उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए। एक दिन आखिर तूफान आता है। विक्टर खुश होता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है। उसी दिन वो बिजनेसमैन भी वहां आता है जिसने उसे ये काम करने के लिए कहा था। विक्टर कहता है, देखो, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो बिजनेसमैन कहता है, मैं बस चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भी ऐसे ही शरीर में जिंदा कर देना। अगर नहीं कर सकते तो मेरे दिल और दिमाग को इस शरीर में डाल देना। यह सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अब इंसानी शरीर के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यह सुनकर बिजनेसमैन गुस्से में आ जाता है। वो विक्टर की तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। हाथापाई में बिजनेसमैन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उसी वक्त विक्टर के बनाए टावरों पर बिजली गिरती है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फ्रैंकेनस्टीन जिंदा नहीं होता। विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी सालों की मेहनत बेकार चली जाती है। थका हारा विक्टर वहीं लैब में सो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। फ्रैंकेनस्टीन जिंदा था। फ्रैंकेनस्टीन धीरे धीरे चल रहा था और विक्टर के सामने खड़ा था। पट्टियों में बंधे हुए इस बड़े से जीव को देखकर विक्टर डर गया। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे किसी मशीन या तार से जुड़ा इंसान चल रहा हो। उसके शरीर का हर हिस्सा अलग अलग इंसानों का था, इसलिए वो बहुत भयानक लग रहा था। विक्टर खुद भी डर गया और उसने उसे गुप्त कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने देखा कि फ्रैंकेनस्टीन का दिमाग एक बच्चे की तरह काम करता है, इसलिए विक्टर उसे बोलना सिखाने लगा। वो अपना नाम बताता है, मैं विक्टर हूँ। फ्रैंकेनस्टीन भी अपनी भारी और डरावनी आवाज में दोहराता है, मैं विक्टर हूँ। हर दिन विक्टर उसे इंसान की तरह रहना सिखाता रहा, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है। लेकिन विक्टर ये भूल गया कि फ्रैंकेनस्टीन का दिमाग अभी एक छोटे बच्चे जैसा है। उसे उसी तरह समझाने की जरूरत थी। कुछ दिन बाद विक्टर का भाई विलियम और उसकी पत्नी एलिजाबेथ उसे मिलने आते हैं। विक्टर उन्हें देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने एलिजाबेथ के चाचा को मार डाला था। एलिजाबेथ से विक्टर ठीक से मिलता भी नहीं कि उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो नीचे जाती है तो उसकी मुलाकात फ्रैंकेनस्टीन से होती है। फ्रैंकेनस्टीन को देखकर वो हैरान भी होती है और खुश भी, क्योंकि विक्टर का एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया था। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम कितने बड़े हो? फ्रैंकेनस्टीन मासूमियत से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो जवाब देती है, मेरा नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ उसे चीजें सिखाने लगती है। वो 3 शब्द बताती है, पानी, हवा और आग। विक्टर देखता है कि फ्रैंकेनस्टीन उसकी नहीं बल्कि एलिजाबेथ की बातें ज्यादा समझ रहा है, क्योंकि वो उसे एक बच्चे की तरह समझा रही थी। ये देखकर विक्टर को जलन होती है। गुस्से में वो अपने भाई विलियम से कहता है, एलिजाबेथ को यहां से ले जाओ। जिस जीव को मैंने बनाया है वो बहुत खतरनाक है। उसी ने तुम्हारे ससुर को मारा था। वो उन्हें लाश दिखाता है और कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो आज ही यहां से निकल जाओ। मैं इस जीव को खुद खत्म कर दूंगा। विलियम उसकी बात मान लेता है और एलिजाबेथ को लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो निकलते हैं, विक्टर पूरे महल में पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। पूरा महल जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। विस्फोट में विक्टर हवा में उछल जाता है। उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है और लगभग कट जाता है। बस कुछ नसों के सहारे शरीर से जुड़ा रह जाता है। विलियम और एलिजाबेथ उसे ऐसी हालत में पाकर घबरा जाते हैं और उसे अपने साथ शहर ले आते हैं। अब सीन वापस वर्तमान समय में आता है। ये दिखाया जाता है कि फ्रैंकेनस्टीन पानी से बिना किसी चोट के बाहर निकल आया था। अब वो बदला लेने के लिए जहाज के अंदर घुसता है और जहाज के कुछ हिस्सों में आग लगा देता है। कैप्टन उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या ये सच है कि विक्टर ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो सही था? क्या तुम इतने खतरनाक हो कि इंसानों को मार देते हो?
फ्रैंकेनस्टीन जवाब देता है, नहीं, वो सिर्फ आधी सच्चाई है। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। वो आगे कहता है, हाँ, मैं विक्टर से नाराज हूं क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैं किसी तरह बचकर भागा, बेसमेंट से होते हुए जंगल की तरफ चला गया। मैं सालों तक जंगल में भटकता रहा। विक्टर ने कभी नहीं सोचा कि मेरा दिमाग एक बच्चे जैसा है। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में कैसे जीना है। जानवर मुझे देखकर डर जाते थे और भाग जाते थे। मैं पूरी तरह अकेला था। फ्रैंकेनस्टीन आगे बताता है कि जंगल में शिकार करने वाले लोग मुझे देखकर मुझ पर हमला कर देते थे। उन्हें लगता था कि मैं कोई राक्षस हूं। एक दिन शिकारियों ने मुझ पर गोली जलाई। मैं भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग सका। किसी तरह एक घर में घुस गया और वहीं छुप गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरे सारे जख्म अपने आप भर गए थे। फ्रैंकेनस्टीन ये सब बताते हुए कहता है, मैंने उस घर के अंदर झांका। वहां बहुत अच्छे लोग रहते थे। एक बुजुर्ग आदमी और उसका परिवार, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास भी ऐसा परिवार होना चाहिए। मेरे पास भी कोई होना चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। वो बताता है कि उसने उस घर में एक बूढ़े आदमी को अपनी पोती को पढ़ाते देखा। वो छुपकर उनकी बातें सुनता और उनसे बहुत कुछ सीखता। उसने उनकी भाषा समझी, उनके रहन सहन को नोट किया। धीरे धीरे उसे उस परिवार का हिस्सा बनने की इच्छा हुई। वो उनकी मदद भी करने लगा। कभी जंगल से लकड़ी लाकर घर के बाहर रख देता, कभी किसी जानवर का शिकार करके छोड़ देता। परिवार हैरान होता कि उनकी मदद कौन कर रहा है। दादाजी मुस्कुराकर कहते, शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। समय बीतता गया। परिवार ने शहर जाने का फैसला किया, लेकिन दादाजी यही रहने का निर्णय लेते हैं। बाद में पता चलता है कि दादाजी देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे, और उन्हें हमेशा पता था कि फ्रैंकेनस्टीन उनके घर के पास रहता है। वो फ्रैंकेनस्टीन को इंसान मानते थे और उसे अपना मानते थे। जब परिवार चला गया तो फ्रैंकेनस्टीन सामने आया। दादाजी ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। फ्रैंकेनस्टीन के साथ रहते हुए दादाजी ने उसे इंसान की तरह जीना सिखाया, बोलना, पढ़ना और काम करना भी। कुछ समय बाद फ्रैंकेनस्टीन सब सीख जाता है। एक दिन दादाजी उससे पूछते हैं, तुम कहां से आए हो? फ्रैंकेनस्टीन हैरान हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। दादाजी कहते हैं, थोड़ा सोचो, तुम्हें याद होगा कि तुम आखिरी बार कहां थे? फ्रैंकेनस्टीन कहता है कि हाँ, मुझे वो जगह याद है, मैं वहां जा सकता हूं। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, जाओ, वहां तुम्हें अपनी जिंदगी का जवाब मिलेगा। फ्रैंकेनस्टीन उसी लैब में लौटता है जहां विक्टर ने उसे बनाया था। वहां उसे सारी फाइलें और रिकॉर्ड मिलते हैं और ये सच्चाई पता चलती है कि वो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बनाया गया था। उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। वो सोचता है कि अब वो विक्टर से जाकर कहेगा कि मेरे जैसा एक और जीव बना दो, ताकि मैं भी किसी के साथ रह सकूं, अकेला न रहूं। लेकिन जब वो ये खुशखबरी लेकर वापस दादाजी के पास आता है तो देखता है कि भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया है और दादाजी मरने वाले हैं। फ्रैंकेनस्टीन बहुत दुखी हो जाता है। वो बूढ़े दादाजी से कहता है, आप मर नहीं सकते, आप ही तो हैं इस दुनिया में मेरे अकेले साथी। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक दादाजी के बेटे वहां आ जाते हैं। उन्होंने फ्रैंकेनस्टीन को मॉन्स्टर समझ लिया और पीछे से उस पर गोली चला दी। फ्रैंकेनस्टीन जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन वो लोग लगातार उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। आखिरकार वो गिर जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन असल में वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि दादाजी अब नहीं रहे। उनके बच्चे उनकी लाश ले गए थे। अब फ्रैंकेनस्टीन समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना है, जिसका पता उसे पहले ही मिल चुका था। सफर के दौरान वो एक दिन विक्टर और उसके भाई विलियम को पार्टी करते हुए देखता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो यहाँ अकेले दर्द भरी जिंदगी जी रहा है और विक्टर मजे कर रहा है। गुस्से में वो विक्टर पर हमला करता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्टर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार डालो। मुझे तुम्हारे जैसा इतना डरावना जीव बनाने का पछतावा है। जिस दिन से मैंने तुम्हें जिंदा किया उस दिन से मैं पछता रहा हूं। फ्रैंकेनस्टीन दुखी होकर कहता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। लेकिन विक्टर उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और उसे गोली मारने वाला होता है। तभी एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टीन के सामने आ जाती है और वो गोली उसी को लग जाती है। फ्रैंकेनस्टीन फिर से टूट जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ और दादाजी ही दो लोग थे जिन्होंने उसे इंसान माना था। दुख में वो एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठाता है और पार्टी से चला जाता है। घर पर विलियम अपनी पत्नी की मौत से सदमे में था। वो विक्टर से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विक्टर माफी मांगता रहता है, लेकिन विलियम उसे अपने घर से निकाल देता है।
अब विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि फ्रैंकेनस्टीन ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बदला लेने के लिए निकलता है और गुस्से में जाकर फ्रैंकेनस्टीन पर हमला करता है, यहां तक कि उसकी नाक काट देता है। विक्टर चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। फ्रैंकेनस्टीन जवाब देता है, तो ठीक है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। ये कहकर वो चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। विक्टर कई सालों तक फ्रैंकेनस्टीन का पीछा करता रहता है। उसके पास कई हथियार थे जिनसे वो उसे मार सकता था। एक दिन फ्रैंकेनस्टीन खुद उसके सामने आता है और कहता है, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्टर उसे एक बम देता है। फ्रैंकेनस्टीन उसे पकड़ता है और उसमें जोरदार धमाका होता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन हमेशा की तरह वो फिर से जिंदा हो जाता है। अब वो विक्टर के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो विक्टर को जरूर मारेगा। जब वो विक्टर को पकड़कर टॉर्चर कर रहा होता है, विक्टर मदद के लिए कैप्टन और उसके लोगों को बुलाता है। ये वही सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब फ्रैंकेनस्टीन कैप्टन और विक्टर को अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। वो कहता है, मैंने कभी तुम्हें मारना नहीं चाहा था विक्टर। मुझे तुमसे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम मेरे जैसा एक और जीव बना दो, जिसके साथ मैं रह सकूं, एक साथी जो मुझे समझ सके। यह सुनकर विक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की हालत बहुत खराब थी। वो मरने वाला था। मरने से पहले वो फ्रैंकेनस्टीन से कहता है, अब तुम्हें मेरी जगह जीना होगा और तुम्हें मुझे माफ करना होगा। फ्रैंकेनस्टीन उसे माफ कर देता है। विक्टर की मौत के बाद जहाज पर मौजूद सभी लोग रोने लगते हैं। आखिर में फ्रैंकेनस्टीन जहाज से उतरता है और जहाज को बर्फ के बीच से निकालकर समुद्र में आजाद कर देता है। सब लोग बच जाते हैं। ये सब फ्रैंकेनस्टीन की वजह से होता है। जाते जाते सब लोग उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। फ्रैंकेनस्टीन उन्हें दूर जाते हुए देखता है और दुखी हो जाता है, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वो अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही जिएगा। फिल्म यहीं खत्म होती है, फ्रैंकेनस्टीन की इस दर्द भरी और अकेली जिंदगी।